नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक केमिकल इंडस्ट्रीज वाली स्टॉक का। इसका नाम है भागीरथा। इसको भागीरथा भी कहिए, भागीरथा भी कहिए। चलिए भागीरथा की कहानियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिनकी वेबसाइट्स के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कहती है जो ये क्या करती है कि शायद क्रॉप प्रोटेक्शंस वाली केमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। खास करके इनके प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ है? वो कहती है कि इनके प्रोडक्ट में इनसे इन इंजेक्टिसाइड्स हैं, फ्यूरिसाइड्स हैं, हर्बलसाइड्स की बात करते हैं स्पेशली, और इंटरमीडिएट केमिकल की बात इन्होंने रखी थी। और इनका हम संपूर्ण डेटाबेस लेके आए हैं, जहाँ पे हम इनकी परफॉर्मेंस लेवल देखेंगे, मैनेजमेंट की लेवल को देखेंगे, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को, चाहे कंपनी का खुद का ग्रोथ हो या कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा की बेसिस पे ग्रोथ की बात करेंगे। साथ में स्टॉक मार्केट की जो ट्रेंडिंग वेव चली है उसका भी आंकड़ा देखेंगे। आखिर इसमें क्या चला है, जहाँ पे डिमांड क्या लगातार बढ़ी है, घटी है, या कुछ और आंकड़ा कहती है 1 साल के दौरान या 6 महीने के दौरान या 5 साल के दौरान। हमने परसेंटेज वाइज़ तो कई बार देखते हैं कि आखिर 5 साल में करीब-करीब 800% ज़्यादा की एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन फिलहाल थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल रहा था। अब उसको लेकर क्या कह सकते हैं? चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसके फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के ट्रेंडिंग तक की सिचुएशन की बातें। जहाँ तक बुक वैल्यू का सवाल है, वो देखा गया कि ₹50 के आसपास, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 71 के आसपास, करंट मार्केट की सिचुएशन प्राइस 341 तक पहुँचती है, जबकि हायर की प्राइस देखा है तो 448 के आसपास नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। बॉटम की बात करें तो 117 तक उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बॉटम की बात रखी थी। जहाँ से बेसिकली मूव कर जाए उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, यही बात हो निकल के आती है। इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ निवेशकों की बात समझें तो समझ में आती है कि 196 एक्स का भीड़ क्या है। इससे इनकी क्वालिटी कितनी की है, 1 रुपया 91 पैसे पर शेयर कमाती है। और जो मार्केट की रेंज है, वो रेंज कितने पे जाके खत्म होती है, तो मार्केट की रेंज की बात करेंगे तो वो जाके खत्म होती है ऑलमोस्ट 196 एक्स। जबकि इसकी कंपनी में शेयर कितने हैं, 12 करोड़ 40 लाख के डेटाबेस की बात। इन डेटाबेस की बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट की क्या हुआ, मार्केट कैप कितना है, करीब 4300 करोड़ के आसपास की दर्शाती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा 5 से 8% दर्ज करती है। यदि कंट्रोल की बात करें कंपनी में प्रमोटर का तो काफी कम है, अर्थात लगता है कि इनके पास कंट्रोल है ही नहीं। 20% कंट्रोल की बात उन्होंने रखी है। और डिविडेंड की पे आउट करती है करीब 3% के आसपास फ्रॉम द फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू यदि 1 रुपये है तो 3% पेमेंट करती है। अब डेट टू इक्विटी के बारे में 0.14 का नंबर कहती है, और करंट रेशियो का नंबर काफ़ी ज़्यादा है जो कि नियरली 2.90 कहता है। इसके अलावा हम कुछ अलग नंबर को लेकर के साझा किए हैं, जो इसमें क्या नेट इनकम मार्जिन क्या है, कंपनी के लेकर बिजनेस में रिस्क क्या बनी है। क्योंकि कंपनी यदि कोई काम करती है तो या तो प्रोडक्टिविटीज पे कंपनी काम करती है, या अपनी सर्विसेज को लेकर कहती है, और इससे जनरेट क्या होता है, पैसा। और यदि कोई पैसा ऐसा हो जो अटका पड़ा हो तो उसको क्या करना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर रिस्क कितना बनता है, उनका ज्योग्राफी रिस्क कितना बनता है, फैक्ट्रीज और यूनिट का रिस्क क्या बनता है। जहाँ पे डेटर्स टू नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी कंपेयर करेंगे। और इन सबके पीछे केवल और केवल क्या जानेंगे, हम लोग रिस्क एनालिसिस जानेंगे, जिसमें बिजनेस होगा। बिजनेस के बेसिस पे रिजल्ट का आउटपुट निकल के आएगा, और आउटपुट से जो स्टॉक मार्केट है दूसरी तरफ मार्केट का दुनिया, उसका क्या लेखा जोखा आपस में कंपैरिजन करने के काबिल है, या कुछ और दिशा में तो नहीं भागती। हमने कहा कि जैसे कंपनी एग्रो केमिकल कंपनीज के तौर पे बनी है, कहती है इंडिया इज इन्वॉल्व इन द मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंजेक्टेबल, जो कि इंसाइड्स होती है, जो कि खास करके एग्री एग्री केमिकल्स, एग्रो केमिकल के अंदर निकल के आती है। कुछ साइंटिफिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल से इन्होंने कुछ ऐसा लिया था, बाद में इन्होंने जो कि इनका नाम वगैरह है प्रमोटर की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई किया होगा या वहाँ से टेक्नोलॉजी है, केमिकल इंडस्ट्री से उन्होंने बिलोंग किया होगा।
इसके अलावा यदि हम चर्चा करेंगे इसका बीएससी फेस पार्ट्स को लेकर के या इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, तो हमारे सामने दिखता है, एक नज़र हम डालते हैं इसकी चार्ट ग्राफ। और चार्ट ग्राफ क्या कहती है, उसका आपस में कंपेयर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस लेवल। यहाँ पे देखिए मैं पिछले 5 साल की चार्ट को लेके चल रहा हूँ और पिछले 5 साल की चार्ट के दौरान में हमने क्या समझा, कंपनी का खुद का कारोबार हो या कंपनी का ओवरऑल कारोबार, दोनों कारोबार नियर अबाउट की बात करूं तो लगातार क्या कर रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनकी क्या हो रही है, लगातार पोजीशन इन बिल्ड कर रही है। जबकि इनका ये पार्ट्स में लगातार सेल्स बढ़ी थी, सेल्स में खास करके 2023 तक तो काफ़ी बेटर रिजल्ट रिजल्ट क्रिएट किया था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कमी को दर्ज आती हुई नजर आई थी। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस डेटा की बात करें तो हमारे सामने ये दिखता है, जो कंपनी का जो क्वार्टरली बेस डेटा है वो कहता है कि लगातार यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक कमी दर्ज कर क्या करती है। लेकिन जब आप इस पीरियड से इस पीरियड को देखेंगे तो आपको कई बार अक्सर कहते हैं ना, बुल मार्केट से बियर मार्केट, बियर से बुल मार्केट, तो परसेंटेज काफी चेंज हो जाता है। और यही आंकड़ा दर्ज करती है कि आखिर इसमें ये क्या आंकड़ा कहती है कि जब 14% गिरावट और कुछ पोजीशन में इनमें गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द वाई बेसिस पे। साथ में क्यू आर क्यू डेटा बेसिस पे इनका गिरावट दर्ज करती है। और ईयरली डेटाबेस हमने सीधे सीधे बात करो तो इसमें ये नंबर की बात में देखने को मिला कि यहाँ से लेकर गिरावट में करीब 900 लाख का मतलब 9 करोड़ के आसपास की गिरावट दर्ज कर। अगले कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका जो बैलेंस शीट का रिस्क फैक्टर है वो क्या कहती है। रिस्क फैक्टर को लेकर कहती है 96 डे का रिस्क फैक्टर है। और बैलेंस शीट की पोजीशन में कहती है जो यहाँ पे जो इनका पोजीशन क्रिएट हुआ है उनमें कहते हैं कि इनका कर्ज लगातार बढ़ी है। तो आप पिछले रिकॉर्ड से देखें तो 23 में, 24 में, फिर 24 सितंबर में, तो कर्ज में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि दर्ज कर दी। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना कि कर्ज का सिचुएशन क्या है। कंपनी यदि कोई कर्ज ले रही है तो कर्ज का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, क्या वो खाना पूर्ति में कर रही है, क्या वो प्रोडक्टिविटीज में कर रही है, ऐसा कुछ डेटा बात करें। या यदि पे आउट कर रही है तो वो क्या अपनी हैंड से कर रही है या फिर कोई फिक्स एसेट्स को मोनेटाइजेशन करके कर रही है। तो ये सब डेटा देखने की एक अलग अलग रिसर्च करने के तरीके हैं, अलग अलग अपनी समझने के तरीके हैं। इसके हिसाब से हमने देखा जहाँ पे इनकी बुक्स फिक्स से लगातार वृद्धि दर्ज करती है, इन्वेस्टमेंट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है, अदर एसेट्स की वृद्धि। इन सभी डेटा को बेस पर हमने कंक्लूजन डेटा समझ में आया जो कंपनी ओवरऑल यदि कुछ कमा रही है, और कमा रही है तो कितने कमा रही है, तो सामने देखिए कंपनी ओवरऑल 5% की कमाई करती है, टोटल ओवरऑल इनकम की बात करें। उसमें कंपनी के पास जो रिस्क था सेल्स वर्सेस डेटर्स का, वो उधार कितनी करके रखी थी, करीब 40% की। इसके अलावा यदि आप प्रॉफिट के नंबर से उधार के सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता है कि 730% की आपस में गैप बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि इनके पास जो नेट इनकम मार्जिन रहा है वो काफी कम परसेंटेज दर्ज करती है। और ऑपरेटिंग का क्या हाल चाल, ऑपरेटिंग को लेकर देखा गया कि यहाँ पे ऑपरेटिंग अप डाउन होती रही है, एक सस्टेन नहीं कर रही है और गैप अप काफी ज्यादा है। केवल नंबर की बात मत देखिए, कहाँ 15%, कहाँ 11%, कहाँ 11%। तो यहाँ पे ये डेटाबेस कहती है, क्वार्टरली डेटाबेस के बेसिस पे कहती है कि यहाँ पे कंपनी जो अपनी हायर टू हायर प्राइस पे चल रही थी वो नहीं चल रही। क्या नहीं चल रही है, अपनी पिक ऑफ द पीरियड पे नहीं चल रही है, ये सस्टेन कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी बेटर इन्होंने रिजल्ट क्रिएट किया था जहां पे 12 करोड़ के अलावा देखा तो करीब 11 करोड़ 90 लाख तक इन्होंने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया था, जो कि दर्ज हमारे सामने दिख। क्यों, क्योंकि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी बेटर था। अब लगातार इसमें गिरावट दर्ज कर, कुछ अच्छी बातें कुछ बर्डन की बातें भी हमने देखा, समझने की कोशिश किया। और इसके अलावा यदि हम इनके कुछ और पहलू की तरफ देखें तो समझ में आता है कि जो कि पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल में डील करती है कंपनी। और यहाँ पे यदि हम इनकी निवेशकों की जागृत करने वाली बात कहूँ तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो प्रमोटर नहीं सॉरी जो मैनेजमेंट है वो कुछ ना कुछ देती लेती भी है। 24 में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था,
स्प्लिट करके उन्होंने 10 पैसे का डिविडेंड भी दिया था। मुझे कई बार कुछ चीज़ समझ नहीं आती, आखिर 10 रुपए के स्टॉक को कम करके 1 रुपए किया क्यों? या आखिर प्राइस क्या बहुत हायर था क्या कंपनी का? यहाँ पे डेटा कितनी प्राइस की बात करें, 300-400 की प्राइस की बात कर रही है। जबकि फंडामेंटली बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। क्या है? क्राउड की बात कहती है। हम कंक्लूजिव मोड में भी आएँगे, आखिर क्या यहाँ पे कुछ बेटर क्रिएट कर रही है या कुछ और आंकड़ा देती है, सामने देखती है। यहाँ पे कुछ पार्टों की बात ये कहती है कि कुछ पार्टों में अच्छा खासा ग्रो करती है, कुछ पार्टों में डिक्लाइनिंग भी कहती है। यहाँ पे ऑन द एवरेज पार्ट सेल्स भले ही गिर जाए स्टैंडअलोन डेटाबेस में, भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज करती है। ये कई बार कुछ अच्छी बातें भी सामने निकल के आ जाती है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे सामने ये दिखता है एक डेटा फ्रेम। इसमें कहती कि प्रमोटर के पास जो पोजीशन था वो कितने हैं, केवल 20-21% के आसपास की दर्ज करती है। रेस्ट आम पब्लिक के पास पोजीशन की बात कहती है। और यहाँ पे हमें अच्छी बात लगती है कि यहाँ एक जो एनएससी डेटाबेस है, तो आपको एक जो इंडिविजुअल के पास होल्डिंग है वो भी आपको दिखा देगा आखिर कितना इनके पास बनी है। यहाँ पे हमने निवेशकों का यदि मन देखा जाए इंटरेस्ट को लेकर के, नंबर ऑफ शेयर को लेकर के, शेयर होल्डर को लेकर, तो 15,000 के आसपास के निवेशक हैं। और यहाँ पे क्राउड बढ़ी कैसे? तो बढ़ने के पीछे ये वजह था, देखिए डिमांड कैसे आई और क्राउड जो वहां पे बनी, जो हमने देखा कि मार्केट में कितनी परसेंट की हो गई, और बाकी एवरेज जहां 32 लोगों का भीड़ कहता है, वहां पे इनकी स्टॉक को खरीदने के लिए 196 एक्स का भीड़ आ जाता है, 196 गुने की भीड़ आ जाती है। तो भीड़ का आंकड़ा कैसे बढ़ती? भीड़ का आंकड़ा तो बढ़ा है यहाँ से, जो कहाँ 4,000 के आसपास की भीड़ हुआ करता था, वो 1 से 2 पीरियड में आकर के 15,000 हो जाता है 6 महीने के। तो जबकि पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे प्रॉफिट भले ही घटता हो, सेल्स लगातार घटती हो, स्टॉक प्राइस बुल कर रही है। क्या कर रही है? बुल कर रही है। इसके अकॉर्डिंग तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आई चीज़ों। जबकि पीयर्स के अकॉर्डिंग कहती है कि पीआई इंडस्ट्रीज और बाकी सारी कंपनियों की लिस्ट में जो भगीरथा केमिकल हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूट-टूट के भीड़ जमा है। इतनी क्राउडेड है, खचाखच की भीड़ यहाँ पे भरी पड़ी, निवेशकों के इंटरेस्ट में। कुछ अच्छी बातें तो बिल्कुल शामिल नहीं करता, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इनको जरूर शामिल करता है। उस नेगेटिव इम्पैक्ट में शामिल करता है कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग काफी कम रहा है, जो लगातार घटती जाती है। रिटर्न बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। एवरेज के डिविडेंड पे आउट की बात बिल्कुल ही नहीं नहीं के मुताबिक की बात करी, थोड़ा सा पार्ट दे भी देते तो क्या देती है। जहां तक निवेशकों में हमने देखा है, कंपनी में केबल जिस कंपनी का मार्केट कैप है 4200 करोड़ के आसपास, उस कंपनी में भी डीआई की भूमिका है। डीआई में कौन सी बड़ी भूमिका है? तो एसबीआई के बड़े फंड लगे हुए हैं। एसबीआई के फंड क्या है? करीब 3% से ज्यादा की फंड इन्होंने लगा के रखी। ये एक डेटाबेस दिखती है। और आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक में काफी सारे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने 1-2% के आसपास होल्डिंग रखा हुआ है। और यहाँ पे यदि आप केवल और केवल इंडिविजुअल पार्ट को देखें, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, उसमें करीब करीब जो है जो निवेशक हैं, उनका बात ये कहती है कि इनके पास जो कितने शेयर की बात कहती है, करीब 9-10% की होल्डिंग की बात कहती है, जिनके पास जिन्होंने 2 लाख से कम के निवेश कर के पास 10% बनती है। बाकी तो बड़े बिग बिल बुल्स की तरफ बने हुए हैं। अब कंक्लूजन मोड कहती है इसको लेकर के, जहाँ पे ब्रॉड भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है भीड़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे बेटर कर सकती है, लेकिन कुछ अच्छी बातें यदि और शामिल करता इसको लेकर के, भले प्रो यहाँ पे अच्छी बातें ये शामिल करता है कि यहाँ पे सस्टेन करती है। क्या कर रही है? बिजनेस सस्टेन कर रही है लगातार कुछ पीरियड से। और हमने इसको लेकर के समझ एक सिंगल सी गोल्डन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डन रूल कहता है कि सबको चाहिए पैसा भाई। जब सबको चाहिए पैसा, तो यहाँ पे क्या हुआ? पार्सली प्रॉफिट बुकिंग। अब कोई ना तो बेच ही रहा था ना, तभी तो कोई नए प्लेयर खरीद रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट या ट्रेंडिंग बाइंग। यहाँ पे बाइंग भी हुआ, यहाँ पे ट्रेंडिंग बाइंग हुआ, और यहाँ पे ट्रेंडिंग सेलिंग हुआ। ये बात सामने समझ में आती है। तो क्या हुआ मार्केट में? यदि आप जब भी लेते हैं जीरो बेस मान के लेते हैं, तो फंडामेंटल टू फिजिक्स की बात देखते हैं, तो लंबे पीरियड में हमेशा देखना चाहिए। तो इस क्या देखना चाहिए? केवल फंडामेंटल टू फिजिक्स, बिजनेस कैसा कर रही है। दूसरी तरफ
यदि आप शॉर्ट पीरियड के लिए देखते हैं तो हमेशा एसएल का यूज और बुकिंग का प्रोसेस देखना पड़ेगा कि आगे शॉर्ट पीरियड करते हैं कि नहीं कर पाते। हमारी एक ही कमेंट हमेशा होती है और वो ये होता है कि सबको जो है चाहिए पैसा, तो सबको चाहिए पैसा, तो सबके लिए नहीं मिलेगा पैसा, क्योंकि कोई मार्केट में ऐसे भी हैं जो अपनी 5% रिस्क को लेकर के सो नहीं पाते, कोई 50% रिस्क लेकर के अपने बिजनेस भी जमा रहा है और कारोबार में ये भी कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी परसेंटेज लगातार सेल्स को लेकर बढ़ाने में कामयाब होते नजर आते हैं। यहीं पे मान लें यही डेटाबेस को कंपनी ओवरऑल अपनी कारोबार में 5% की इनकम जनरेट करती है, प्रॉफिट बुक करती है और 40% की रिस्क लेकर के कारोबार करती है। और वो कारोबार कितने दिन के लिए था, कम से कम 2 महीने की, कितने कितने दिन की बात कहती है, कम से कम 4 महीने की बात कहती है। उतने पैसे लगा करके 4 महीने तक बैठा पड़ा है जो हमें 5% में मार्जिन दे दो। यही बातें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक दिन में करोड़पति नहीं बनते, समय लगती है समझने के लिए और जानने के लिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर। तब